राजस्थान के चुनाव को लेकर के अलग अलग तरह की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। खास तौर पर जो बात हो रही है वो हो रही है वोटिंग परसेंटेज को लेकर के कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है तो सरकार राजस्थान में कांग्रेस की जा रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है। ये बातें आपको अलग अलग चैनलों में बताई जा रही होंगी। कुछ एक चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की जो बात है इसमें कितना दम है, इस बात को आप गहराई से समझिए। और ग्राउंड पर यहां पर राजस्थान के अंदर जो तस्वीरें दिखी, क्या वाकई वो सरकार बदलने की तरफ इशारा कर रही है या सरकार रिपीट करने की तरफ इशारा थी? सबसे पहले तो जिस बात को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया है या बताया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया तो सरकार बदल रही है, इसी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2018 के अंदर वोटिंग परसेंटेज था, जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 2018 में वोटिंग परसेंटेज था 74.06%, यानी करीब करीब 74% का मतदान हुआ था। इस बार का जो मतदान हुआ है वो हुआ है 74.13%, यानी 0.1% मतदान बढ़ा है। और जो टोटल मतदान है इस बार 2023 का, ये 74.13 जो मैंने आपको बताया है, ये लोगों ने लाइनों में खड़े होकर के कतारों में लग करके जो मतदान डाला है वो है। और उसके बाद में इसके अंदर आप जोड़ लीजिए जो होम वोटिंग हुई है बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग चल नहीं सकते हैं, बिस्तर पर ही रहते हैं, उनके लिए इस बार चुनाव आयोग ने व्यवस्था की थी कि उनके घर पर जो है वो मतदान उनका कराया जाए। इसके लिए होम वोटिंग की व्यवस्था थी। होम वोटिंग की व्यवस्था और पोस्टल बैलेट, इन दोनों को मिलाकर के इस बार के चुनाव का आखिरी आंकड़ा है 74.96%। अब देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, 2018 में जो मतदान हुआ है वो हुआ है 74.06%, और इस बार का जो मतदान लोगों ने लाइनों में लग करके किया है वो 74.13% है। और होम वोटिंग और पोस्टल बैलेट को मिलाकर के ये आंकड़ा 74.96% हो जाता है। यानी अगर मोटे तौर पर भी अगर देखें तो 1% का चुनाव के अंदर मतदान में बढ़ोतरी दिखी है। अब ये 1% की बढ़ोतरी जो है, इसको लेकर के बताया जा रहा है कि रिवाज ये होता है कि जब भी जहां पर भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो माना जाता है कि सरकार बदल रही है। अब यही तर्क जो है मैंने खुद मध्य प्रदेश के अंदर दिया था, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में वो स्थिति थी? दो तीन चीजों को मैं आपके सामने रखता हूं। राजस्थान में क्या हो रहा था कि राजस्थान में जहां जहां पर ध्रुवीकरण था, मैं कुछ उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा, वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। पिछली बार के मुकाबले इस बार का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जहां जहां पर बागी खड़े हो गए थे वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और वही बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज आपको टोटल ओवरऑल जो वोटिंग हुई है उसके परसेंटेज में बढ़ोतरी आपको दिख रही है। एक उदाहरण ले लीजिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तिजारा की सीट, अलवर के अंदर तिजारा की सीट, उसमें पिछली बार का मतदान हुआ था 82% और इस बार का मतदान हुआ है 85%, यानी 3% जो है ज्यादा मतदान हुआ। यहां पर बालकनाथ बीजेपी की तरफ से अलवर से सांसद, उनको टिकट देकर के तिजारा से लड़ाया गया। अब क्या यह कहा जाए कि भाई वो बालकनाथ तो जीत गए क्योंकि 3% की वोटिंग बढ़ गई है? अब समझिए ग्राउंड की जो स्थिति उसको समझिए। आपको आंकड़ों की बात तो ये समझ में आ गई कि बालकनाथ बड़ा चेहरा है, 3% की वोटिंग बढ़ी है तो इसका मतलब बालकनाथ जीत रहे हैं। लेकिन तस्वीर कुछ और है। तस्वीर यह है कि तिजारा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इमरान खान को टिकट दिया। इमरान खान कौन है? इमरान खान जिनको बीएसपी टिकट दे चुकी थी इसी चुनाव के अंदर, और बीएसपी की टिकट लेने के बाद में उन्होंने बीएसपी की सदस्यता को छोड़ करके कांग्रेस की सदस्यता को हासिल किया
और रातों रात इमरान खान को टिकट दे दी। और राजस्थान में चुनाव शुरू होने से पहले मैं इस बात को सुन रहा था, जब टिकट नहीं हुई थी, हम लोग जब मध्य प्रदेश निकले थे तो इसी राजस्थान से होते हुए निकले थे। जब राजस्थान के अंदर टिकटों की घोषणा नहीं हुई थी, बालकनाथ की टिकट काफी पहले आ चुकी थी, बालकनाथ अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उस वक्त में ये वहां के लोगों का कहना था कि अगर इमरान खान को उतार दिया जाए तो इमरान खान एक टक्कर दे सकते हैं, बढ़िया मजबूत वाली टक्कर। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जो है वो इमरान खान को वहां से अपने कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, बल्कि बीएसपी के कैंडिडेट को लाकर के वहां से टिकट दिया। बीएसपी का वहां पर बहुत अच्छा वोट है। पिछली बार जो विधायक बना था 2018 में, बीएसपी से ही बना था। वो बात अलग है कि वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अब इस तरह से आप इस चीज को समझिए कि इमरान के साथ में जो वोट जुड़ा वो बीएसपी का वोट भी था, वो जो है कांग्रेस का वोट भी था, और ये सब कुछ जुड़ करके फिर इमरान खान के लिए वोटिंग हुई। और बालकनाथ के साथ में ये हुआ कि बालकनाथ के साथ में बीजेपी का वोट तो था ही था, और बीएसपी ने जिसको इमरान खान के बाद टिकट दी वो भी बाद में तिजारा के अंदर बालकनाथ के साथ चला गया। मतलब बालकनाथ के साथ में भी बीएसपी का जो आधिकारिक कैंडिडेट था जिसको टिकट मिली वो चला गया, और कांग्रेस के साथ में कांग्रेस ने बीएसपी से टिकट दिए हुए कैंडिडेट को अपनी पार्टी में शामिल करवा करके उसको टिकट दे दिया। तो जब इस तरह का माहौल होता है, इतनी राजनीति जो है वो आपको भी अब सुनने में लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, कहां कहां से कौन कौन किस आदमी को टिकट दिया जा रहा है। आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। तो जब इस तरह से पूरे चुनाव में उधेड़-बुन होती है तो हर आदमी निकलता है। जब चुनाव में दो आदमी खड़े हों, दोनों मुकाबले के हैं, टक्कर के हैं, या फिर ये लग रहा है कि भाई फलां व्यक्ति के सामने तो फलां व्यक्ति जीत ही नहीं सकता है, तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है। जैसे कि अभी आप मान करके चलिए कि नरेंद्र मोदी जी की सीट है, और नरेंद्र मोदी जी की बनारस की सीट पर कोई कैंडिडेट अगर वहां पर हाई प्रोफाइल कैंडिडेट नहीं हो तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज कोई बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि लोगों को पता है कि मोदी जी का जो है ये संसदीय क्षेत्र हो गया, मोदी जी की सीट हो गई, और मोदी जी की सीट पर मोदी जी के सामने कोई बड़ा कैंडिडेट है नहीं। तो जो भी लोग अगर वोट डालने के लिए जाना भी चाह रहे थे या कहीं से आकर के वोट डालना चाह रहे थे तो उनका कोई दिलचस्पी खास बचेगी नहीं। उनको यही लगेगा कि ठीक है, मोदी जी तो अपने आप जीत ही जाएंगे। या जो हराना चाह रहे हैं मोदी जी को, वो भी वोट देने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि भाई अब हमारे 4 वोट डालने से क्या मोदी हार जाएंगे, क्योंकि लोग तो वोट एक तरफा कर रहे हैं सारे के सारे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की सीट पर राहुल गांधी आकर के खड़ा हो जाए तो देखिए पूरा का पूरा एक एक वोट वहां पर उस संसदीय क्षेत्र का निकाल करके लोगों को वहां से पोलिंग बूथ में पहुंचाया जाएगा, और उन्हीं से वोट डलवाने की कवायद आपको दिखेगी। क्योंकि बीजेपी भी पूरी ताकत लगाएगी, कांग्रेस भी पूरी ताकत लगाएगी, और उसके साथ साथ आम जनता में जो मोदी को हराने वाले हैं या मोदी को जिताने वाले हैं वो भी दोनों ताकत लगाएंगे। राहुल को जिताने वाले पूरी ताकत झोंक देंगे, चाहे वो पार्टी से हैं या राहुल की विचारधारा से समर्थित हैं, कांग्रेस से समर्थित हैं, वो ताकत झोंक देंगे, और उधर से बीजेपी के लोग भी ताकत झोंक देंगे। तो ऐसे में चुनाव की जो परसेंटेज है वोटिंग की वो बढ़ जाती है, और इस बार यही हुआ है। एक तिजारा से आपको खेल समझ में आया होगा हर जगह पर। अब सरदार शहर एक सीट है, सरदार शहर सीट के अंदर क्या हुआ है, सरदार शहर सीट चूरू के अंदर आती, चूरू डिस्ट्रिक्ट में, और उसी सीट पर हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी। वहां पर सरदार शहर में भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं अनिल शर्मा। अनिल शर्मा इस बार कांग्रेस के विधायक भी, और उनको टिकट भी दोबारा से मिला है, और कांग्रेस के इस उम्मीदवार के सामने बीजेपी की तरफ से रामकरण रेणुआ वो है, और निर्दलीय है वहां पर राजकरण चौधरी। अब राजकरण चौधरी कांग्रेस के ही सभापति रहे हैं, तो और अब कांग्रेस से बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और एक खास जाति से आते हैं। तो अब राजकरण को लग रहा है कि भाई मेरी जाति के लोग मुझे वोट कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार को वहां पर जो जिताना चाहता है उसको लगता है कि कहीं पर ऐसा ना हो जाए कि राजकरण की तरफ उनकी जाति वाले लोग
ज्यादा वोट कर दें, तो ऐसे में कहीं पर हमारा कैंडिडेट ना हार जाए, इसलिए जो भी मतदाता वहां पर रहेगा खुल करके वोट करेगा, और यही हुआ है। तो मतदान का जो प्रतिशत बढ़ने की बात है, वो सीधे तौर पर आप ये मान करके चलिए कि वो जो बढ़ा हुआ मतदान आपको दिखाई दे रहा है, जो बताया जा रहा है, वो सरकार बदलने को लेकर के या सरकार बरकरार रखने को लेकर के, दोनों तरीके से वोट हो सकता है। ये कोई अगर ये कह रहा है कि नहीं सरकार तो गई क्योंकि मतदान प्रतिशत बढ़ गया है, मैं कहता हूं कि बिल्कुल ये सरासर जो है वो हवाई बात है। उनको जमीनी स्तर का पता ही नहीं है कि जमीन पर, ग्राउंड पर हालात क्या थे। जमीन पर जो हालात थे, ग्राउंड पर जो हालात थे, वो बता रहे हैं कि ये चुनाव जबरदस्त तरीके से लड़ा गया है। अब मैं इसमें आज ये आपको नहीं कहूंगा कि 1000% कांग्रेस जीत रही है, 1000% बीजेपी जीत रही है, या कांग्रेस की 200 में से 130 सीटें आ रही हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उसका मैं आपको बार बार जिक्र करता हूं कि हम लोग 30 तारीख तक उसका पालन करेंगे। 30 तारीख के बाद खुल करके आपको जो तस्वीर समझ में आ रही होगी उसका जिक्र करेंगे। लेकिन दूसरी बात आप समझिए, इस बार के चुनाव में और मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या फर्क है। जब मध्य प्रदेश में मैं ये कहता था कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, तो इसका मतलब यह है कि कमलनाथ की सरकार जा रही है, और जो लोग इस बात को वहां पर नकार रहे थे, और वहां पर वो लोग कह रहे थे कि लाडली बहना के नाम पर शिवराज सिंह चौहान को वोट मिला है, और मोदी के चेहरे पर जो है शिवराज सिंह चौहान को, बीजेपी को वोट मिला है, तो ऐसे में बीजेपी की सरकार जीत जाएगी। ये बढ़ा हुआ मतदान कुछ नहीं है। उनके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर शिवराज सिंह चौहान की 1000, 1200 रुपए, 1250 रुपए लाडली बहना से उनको वोट मिल सकते हैं, तो कांग्रेस सरकार की 25 लाख की योजना, चिरंजीवी योजना, और ऐसा कोई गांव देहात नहीं, कोई विधानसभा नहीं, कोई जिला नहीं जिसमें चिरंजीवी योजना का लोगों ने लाभ नहीं लिया हो या वहां तक जिक्र ना पहुंचा हो। बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हाँ ये अच्छी योजना है। वो बात ये है कि राजनीति के लिए वो कह देते हैं कि हमारी योजना का नाम बदल दिया गया है, भामाशाह योजना को चिरंजीवी योजना कर दिया है। लेकिन ये बात तो सब जानते हैं कि भामाशाह योजना के अंदर कितना कवर का पैकेज था और यहां पर कितने लाख का पैकेज है। यहां पर 25 लाख का पैकेज है। उसको 4 दिन पहले जब मैनिफेस्टो आया तो कहा गया कि 25 लाख को बढ़ा करके 50 लाख कर देंगे। तो वहां पर अगर 1000, 1200 रुपए में अगर शिवराज सिंह चौहान को वोट मिल सकते हैं, तो यहां पर 25 लाख में क्या कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे? सवाल ये है। अब यही सारे समीकरणों को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो आपको राजस्थान चुनाव की तस्वीर वो साफ तौर पर दिखेगी। एक बात मैं और कहूंगा, इस बार के चुनाव में ऐसा लगा कि लोगों का मन वो बिल्कुल क्लियर था। जिसको बीजेपी के लिए वोट डालना, वो बीजेपी के लिए वोट खुल करके डाल रहा था। जिसको कांग्रेस के लिए वोट डालना, कांग्रेस के लिए खुल करके वोट डाल रहा था। उसके दिमाग में कोई किंतु परंतु किसी प्रकार का संशय था ही नहीं। वोटर जा रहा था, जाने से पहले उसका मन बना हुआ था और जाकर के वहां पर बटन दबा करके अपना काम करके बाहर आ गया। ऐसा नहीं था कि वो ऐसा कंफ्यूजन में गया कि वोट उसको बीजेपी को देना है, बीजेपी को देना है, ये मन बन रहा है और जाते जाते वो कांग्रेस को वोट दे रहा है, या कांग्रेस के लिए मन बन रहा है और जाते जाते किसी ने कह दिया, कुछ चीजें उसको याद आ गई, कुछ बयान उसको याद आ गए और उसने बीजेपी को वोट दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कन्हैयालाल का जो फैक्टर है उसका मैंने कल भी जिक्र किया कि कन्हैयालाल का फैक्टर है कुछ हद तक, लेकिन वो शहरी पॉकेट में है, शहरी क्षेत्रों में है, जहां पर और उसमें भी खास तौर पर जो मतदाता 25 से 30-35 के बीच का जो मतदाता है, 25 साल से 35 साल तक के जो मतदाता है, उसके अंदर ये फैक्टर ज्यादा था। 40 साल से ऊपर का जो मतदाता था उसमें ये फैक्टर नहीं था, क्योंकि उसने चुनाव देखे हैं, कई चुनाव देखे हैं। उसको याद है कि कैसे ये चुनावी के समय पर बयानबाजियां की जाती हैं। और खुद कन्हैयालाल के बेटे ने कह दिया कि मेरे पिताजी के नाम पर वोट ना मांगे जाएं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी, नरेंद्र मोदी बोलते रहे, बार बार वही चीजों का जिक्र होता रहा। खैर, अब ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे अब छट करके इन लोगों के पास में पहुंचेंगी। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने प्रचार प्रसार किया, तो अब अगर यहां पर हार होती है बीजेपी की,
क्या वो खुद हार को स्वीकार करेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यही कहा गया कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और राजस्थान में भी यही नारा था, मोदी साथे राजस्थान। और मैं कहता हूं ये नारा जिसने भी बनाया वो कम अक्लमंद रहा होगा, क्योंकि अगर राजस्थान साथे मोदी कहा जाता तो शायद ज्यादा सही होता। यानी मोदी के साथ में राजस्थान कहना, एक प्रदेश से एक नेता को बड़ा दिखाना, कायदे से ही होना चाहिए था, प्रदेश के साथ में एक नेता जा रहा है तो शायद ज्यादा अच्छा लगता। तो ये सारी चीजें जो कही गई हैं, बताई गई हैं, अब चुनाव परिणाम जब सामने आएंगे तो क्या मोदी जी इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो कहेंगे कि ये हार मेरी हार है, या उस दिन चेहरा जेपी नड्डा का लगेगा? सवाल ये है। अशोक गहलोत, अब एक चीज यहां पर छूट गई, मिस हो गई, उसको कंक्लूड में लेते हैं। अशोक गहलोत के नाम पर बीजेपी ने, कांग्रेस ने खुल करके उनको सामने कर दिया। सचिन पायलट शुरुआती दौर में जो है एक कंफ्यूजन जो है वो दिखाया गया कि सचिन पायलट भी टक्कर में है, सचिन पायलट कुछ न कुछ जो है वो गेम करेंगे, सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी घोषित कर सकती है, बाद में बना सकती है। वो अपनी तरफ से कहते रहे कि आला कमान इसको तय करेगा, लेकिन ये चुनाव पूरी तरह से अशोक गहलोत के चेहरे पर था राजस्थान के अंदर। और देखिए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के चुनाव प्रचार में ये फर्क दिखा कि चाहे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कमलनाथ का चेहरा ऊपर किया गया। हालांकि दोनों ही प्रदेश में राहुल गांधी अपनी यात्राओं का जिक्र करते रहे कि मध्य प्रदेश में 28 दिन हमारी यात्रा रही, राजस्थान में यात्रा का, भारत यात्रा का वो जिक्र करते रहे। अब ये चीजें कितनी निकल के आएंगी नहीं मालूम, लेकिन मुख्यतः कांग्रेस और बीजेपी में अंतर यही रहा कि कांग्रेस ने अपने क्षेत्रीय छत्रपों को आगे करके चुनाव लड़ा है और बीजेपी ने अपने क्षेत्रीय छत्रपों को पीछे करके मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा है। और जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन नड्डा जी की और मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो लगेगी, या मोदी और राहुल की लगेगी, या वसुंधरा और गहलोत की लगेगी, या कमलनाथ और शिवराज की लगेगी। ये तो उस दिन की देखने वाली बात रहेगी। लेकिन राजस्थान को लेकर के बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत होच पोच की स्थिति है या बहुत कुछ फंसा हुआ सा चुनाव है, मुझे नहीं लग रहा है। मैं आपको आंकड़े और साफ तौर पर आपको ये नहीं कह सकता कि कौन आज जीत रहा है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि राजस्थान का चुनाव फंसा हुआ है या राजस्थान के चुनाव में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। राजस्थान का बहुत अच्छा चुनाव हुआ, हल्के कुछ जगह पर जो है धौलपुर, भरतपुर के अंदर छुटपुट जो है वो हिंसा की या छुटपुट आप कहें कि झड़प की खबरें निकल करके सामने आई, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से राजस्थान का चुनाव हुआ। लोगों ने दिल खोल करके वोट दिया है और अब ये किसकी तरफ गया है यही समझने वाली बात है, और यही जो है वो 3 तारीख के आंकड़ों में दिखेगी। बहरहाल आप बताइए आप क्या देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। किस तरह की राजस्थान में हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग रही, किस तरह से आपने उसको जो है वो देखा, और आपका आकलन ग्राउंड रिपोर्टिंग देख करके क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बनने की संभावनाएं ज्यादा है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।